फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉक होना संतानहीनता का एक बहुत मुख्य कारण है। जब भी HSG टेस्ट में ये पता चलता है कि फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है, तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि क्या इसको खुलवाने की आवश्यकता है या हम डायरेक्टली IVF पे जा सकते हैं। आज मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर इसी विषय पे आपको बताऊंगी कि यदि किसी महिला की फेलोपियन ट्यूब्स HSG में ब्लॉक आ रही है तो क्या उसे लैप्रोस्कोपी कराना चाहिए या डायरेक्टली IVF के लिए जाना चाहिए। आइए जानते हैं कि फेलोपियन ट्यूब्स जब HSG में ब्लॉक होती हैं तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि फेलोपियन ट्यूब्स में जब ब्लॉक HSG में आता है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो सच में ब्लॉक हो। जी हाँ, ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि जब HSG में दोनों ट्यूब्स ब्लॉक आ रही हैं, ऐसे 60% केसेस में एक्चुअली ट्यूब्स ओपन होती हैं। कई बार जब हम दवाई इंजेक्ट करते हैं तो स्पाज्म के कारण फेलोपियन ट्यूब बंद समझ में आती है, परंतु एक्चुअली वो ओपन रहती है। कई बार कुछ डेब्रिस या कचरा वहाँ रहता है जिसके कारण फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है, परंतु जब हम लैप्रोस्कोपी करते हैं तो पता चलता है कि फेलोपियन ट्यूब्स ओपन है। इसीलिए जब भी किसी के फेलोपियन ट्यूब्स HSG में ब्लॉक आते हैं, इसे 100% फाइनल नहीं माना जा सकता कि इनके ट्यूब्स ब्लॉक हैं, और इसीलिए मैं सलाह देती हूँ कि यदि दोनों ट्यूब्स भी ब्लॉक हैं तो पहले लैप्रोस्कोपी करा के ये कंफर्म करिए कि वाकई में ये ब्लॉक है। अब मान लीजिए कि फेलोपियन ट्यूब्स में एक्चुअली ब्लॉक है, तो क्या चांसेस होते हैं लैप्रोस्कोपी में कि हम इन्हें ओपन कर पाएंगे। ओपन करने के बाद क्या गारंटी है कि ये ट्यूब्स बराबर काम करेंगी और कंसीव हो जाएगा। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि फेलोपियन ट्यूब्स ओपन कराने के बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी ट्यूब में ही प्रेगनेंसी फंस जाएगी। क्या एक सर्जरी के थ्रू गुजरना आवश्यक है। क्या हम डायरेक्टली ट्यूब्स को बाईपास करके और IVF नहीं कर सकते। इन सारे सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगी। जब दोनों फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं तो इसका मुख्य कारण इन्फेक्शन होता है। मुख्यतः 2 इन्फेक्शंस होते हैं जिनसे फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं। पहला होता है क्लेमाइडिया नाम के ऑर्गेनिज्म का, और दूसरा होता है बच्चेदानी की TB की वजह से। क्लेमाइडिया का उपचार जो है वो 14 दिन के कोर्स से होता है और ये आसान है। 14 दिन तक एंटीबायोटिक लेने से क्लेमाइडिया इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। ट्यूबरक्यूलोसिस का जो इलाज है ये लगभग 6 महीने तक चलता है और इसे डायग्नोस करना अधिकतर समय टेस्ट से पॉसिबल नहीं होता। लगभग 90% केसेस में बच्चेदानी की TB के सारे टेस्ट नेगेटिव आते हैं, परंतु फिर भी इन्फेक्शन होता है। इस बारे में एक और भी वीडियो है जिसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, आप सब उसे भी देख सकते हैं। अब यदि किसी को बच्चेदानी की TB है और उसके कारण फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हुई हैं, ऐसी स्थिति में लगभग 25 से 30% केसेस में बच्चेदानी के अंदर भी TB के कीटाणु होते हैं। तो यदि हमने लैप्रोस्कोपी को बाईपास किया और डायरेक्टली IVF पे चले गए, तो ऐसी स्थिति में जब हम एम्ब्रियो को यूट्रस में डालेंगे तो ये एम्ब्रियो इम्प्लांट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए जब भी फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज के केसेस आते हैं तो मेरा प्रेफरेंस रहता है कि पहले लैप्रोस्कोपी करके हम उन्हें कंफर्म करें कि ये वाकई में ब्लॉक है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण, ये कारण जाने कि किस इन्फेक्शन के कारण ये फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हुए हैं। यदि TB के कण उसमें नज़र आते हैं, मुख्यतः 3 चीज़ें हैं जो लैप्रोस्कोपी में कंफर्म करती हैं कि TB है। पहला है ट्यूबरकल्स, दूसरा है केसिएशन यानी कि जो TB का पस होता है उसे केसिएशन कहते हैं, और तीसरा होता है एंसिस्टेड फ्लूइड। इन तीनों में से यदि एक भी लक्षण है तब हम मान सकते हैं कि ये बच्चेदानी की TB है और टेस्ट नेगेटिव है, फिर भी TB का इलाज देना आवश्यक हो जाता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये मन में आता है कि लैप्रोस्कोपी अल्टीमेटली एक बहुत छोटी सर्जरी है। इसमें बेहोशी लगती है, भर्ती होना पड़ता है, बहुत छोटा सा चीरा नाभि में आता है। तो क्या हम इस सर्जरी को अवॉइड करके डायरेक्टली IVF पे नहीं चली जाएं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा एम जो है वो सर्जरी को अवॉइड करना नहीं है, हमारा एम है कि हमें कंसीव हो जाए। अब कंसीव करने के लिए सिर्फ फेलोपियन ट्यूब को बाईपास करके हम भ्रूण बना देंगे तो वो काफ़ी नहीं है। बच्चेदानी उस स्थिति में होनी चाहिए कि ये एम्ब्रियो वहाँ पर इम्प्लांट हो जाए, और इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस का इन्फेक्शन फ्री होना, यूट्रस के अंदर की लेयर का नॉर्मल होना बहुत आवश्यक है। साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट है एक कंडीशन जिसे कहते हैं हाइड्रोसाल्पिंग्स। लगभग 20% केसेस जिनमें फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं और डैमेज हो चुकी हैं, ऐसे केसेस में ट्यूब में पानी होता है। ये जो पानी है ये ट्यूब्स में इकट्ठा हो जाता है और ये यूट्रस में लीक होता है, और इसके कारण एम्ब्रियो कभी भी यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होता। यदि किसी महिला को हाइड्रोसाल्पिंग्स है, आप उनका IVF भी कर देंगे तो भी उस स्थिति में IVF का प्रेगनेंसी का चांस जो है वो बहुत कम हो जाता है। इसीलिए
लगभग हर वो केस जहाँ पर फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं, मेरा प्रेफरेंस रहता है कि हम हाइड्रोसाल्पिंग्स के लिए बारीकी से उनकी सोनोग्राफी करें, लैप्रोस्कोपी करें। लैप्रोस्कोपी में यदि हाइड्रोसाल्पिंग्स मालूम होता है तो उसी समय उसको या तो हम यूट्रस से डिस्कनेक्ट करें या तो ट्यूब्स को हम निकाल दें, जिससे आगे प्रेगनेंसी के चांसेस में कोई दिक्कत नहीं आए। तो इसीलिए जब भी ये सवाल मुझसे पेशेंट्स कहते हैं कि हमारी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं, हमें IVF डायरेक्ट कराना चाहिए क्या हमें लैप्रोस्कोपी कराना आवश्यक है, तो मेरा प्रेफरेंस यही रहता है कि ब्लॉक ट्यूब के हर केस में मैं लैप्रोस्कोपी करूं। कई केसेस में ये पता चलता है कि ट्यूब्स ब्लॉक ही नहीं है, ट्यूब्स एक्चुअली ओपन है, और ऐसी स्थिति में नॉर्मल कंसीव होने का रास्ता खुल जाता है। कैन्युलेशन नामक जो प्रोसेस है उसमें 60% सक्सेस रेट है। यदि ट्यूब में मल्टीपल जगह पर ब्लॉक नहीं है तो लगभग 60% केसेस में हम ट्यूब को ओपन कर पाते हैं, और ऐसे केसेस में भी नॉर्मल ट्रायल ले सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि फेलोपियन ट्यूब को हम स्ट्रक्चरली ओपन कर पाते हैं। उसका फंक्शन यानी कि ट्यूब को एग को उठाना होता है, उसे तब तक होल्ड करना होता है जब तक कि स्पर्म उसे फर्टिलाइज नहीं कर लेता। फर्टिलाइज्ड एग यानी एम्ब्रियो को वापस यूट्रस में पुश करना होता है। तो लैप्रोस्कोपी के द्वारा हम ट्यूब को स्ट्रक्चरली ओपन कर सकते हैं, पर फंक्शनली कितना रिकवर कर सकते हैं ये हमारे हाथ में नहीं होता। परंतु फिर भी लैप्रोस्कोपी द्वारा ट्यूब ओपन करने के कई ऐसे केसेस हैं जिनमें हमें ट्यूब ओपन करके नॉर्मल प्रेगनेंसी में सफलता मिली है। परंतु इसमें एक्टॉपिक के चांसेस ज़रूर होते हैं। लगभग 2% केसेस में जब ट्यूब्स ओपन की जाती हैं तो ट्यूब्स में डैमेज होने के कारण फेलोपियन ट्यूब में ही प्रेगनेंसी अटक जाती है। परंतु ऐसे केसेस में एक्टॉपिक प्रिकॉशंस यानी पेशेंट को ये पहले ही बताया जाता है कि जैसे ही आपका टेस्ट पॉजिटिव आए आपको सोनोग्राफी करा के ये सुनिश्चित करना है कि ये प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ही है, ट्यूबल प्रेगनेंसी नहीं है। अंत में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मान लीजिए आपने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है, आप डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं और रास्ते में ट्रैफिक जैम हो गया है। ऐसे में हम हमेशा थोड़े समय तक रुकते हैं, रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं कि हम उसी रास्ते से अस्पताल तक पहुंच जाएं। परंतु यदि ये ट्रैफिक जैम नहीं खुलता है, रास्ता ओपन नहीं होता और हमें मंजिल तक पहुंचना आवश्यक है, तब हम ये रास्ता बाईपास करके IVF यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी अख्तियार करके और प्रेगनेंसी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो जब भी फेलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉक है, सबसे पहले लैप्रोस्कोपी करके कंफर्म करिए कि ये वाकई में ब्लॉक है। इन्फेक्शन कौन सा है, TB का है या क्लेमाइडिया का है, या सुनिश्चित करके और उसका ट्रीटमेंट लीजिए। लैप्रोस्कोपी के दौरान ब्लॉक को ओपन करवाने की कोशिश अवश्य आपके डॉक्टर करें, ये सुनिश्चित करिए। यदि ट्यूब्स ओपन नहीं हो पा रही हैं तो हम IVF के लिए जा सकते हैं, परंतु यदि ट्यूब्स में हाइड्रोसाल्पिंग्स है तो उसी सिटिंग में डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके उसका भी ट्रीटमेंट यानी डीलिंकिंग या साल्पिंजेक्टमी करिए। नहीं तो हम आगे जब IVF करेंगे तो हमें फिर से लैप्रोस्कोपी का प्रोसेस जो है वो रिपीट करना पड़ेगा। आशा करती हूँ कि ब्लॉक ट्यूब्स और लैप्रोस्कोपी के बारे में ये जानकारी आप सबके लिए यूजफुल साबित होगी। धन्यवाद।